अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर आतिफ सईद अंजुम है। मैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर और न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हूँ। और मैं आपसे इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की जो वेबसाइट है वहाँ से मैं आपसे मुखातिब हूँ। मेरा आज का टॉपिक जो है वो है एटियोलॉजी ऑफ सेरेब्रल पैल्सी एंड इट्स मैनेजमेंट। सेरेब्रल पैल्सी एक दिमाग का प्रॉब्लम है जो कि बाय बर्थ या सून आफ्टर बर्थ इसकी वजूहत होती हैं, जिसकी वजह से ये एक दिमाग की पेचीदगी होती है, जिसकी वजह से जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज़, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जो कि आमतौर पे मोटर डेवलपमेंट में होती हैं, उसकी स्पीच डेवलपमेंट में होती हैं, उसके कोऑर्डिनेशन में होती हैं, उसकी मूवमेंट में होती हैं, उसके बैलेंसिंग में होती हैं और उसके पोस्चरिंग में होती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है ब्रेन का, जो कि तीन तरह से प्रेजेंट कर सकता है। या तो ये बर्थ से पहले इसकी वजह कहते हैं, दूसरी पेरीनेटल होती है जिसमें ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस या ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन जो सर्जिकल तरीके से जो डिलीवरी की जाती है उसके ज़रिए होती है, या फिर आफ्टर बर्थ जिसे हम पोस्ट नेटल पीरियड कहते हैं। उस पोस्ट नेटल पीरियड में कुछ बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी वजह से ये पेचीदगी ब्रेन की पैदा होती है, और इस पेचीदगी की वजह से बच्चे के अंदर, जैसे मैंने पहले आपसे कहा, उसके अंदर मोटर डेवलपमेंट के इश्यूज़ आते हैं, उसमें स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट के इश्यूज़ आते हैं, उसकी मूवमेंट्स का प्रॉब्लम होता है, उसकी बैलेंसिंग का प्रॉब्लम होता है, उसकी पोस्चर का प्रॉब्लम होता है, और अबव ऑल उसके अल्टीमेटली उसकी जो कॉग्निशन है, जो उसकी थिंकिंग है, जो उसकी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है, उसकी अबनॉर्मलिटी की वजह से आमतौर पे जो सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे होते हैं ये अपने पेरेंट्स और केयर गिवर पे डिपेंडिंग अपॉन के उनका लेवल ऑफ ब्रेन डैमेज माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, या उसका देखा जाता है कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व है। तो हर हिस्से की अपनी अपनी कुछ पेचीदगियाँ होती हैं, कुछ अलामतें होती हैं, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर ये इश्यूज़ पैदा होते हैं। तो ये जो सेरेब्रल पैल्सी है, इसे जो है आमतौर पे कुछ किताबों में आपको मिलेगा लिटल्स डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक इंग्लिश एक डॉक्टर थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन विलियम जॉन लिटल, तो उन्होंने जो है इस पर रिसर्च की थी और उन्होंने इसको डिफ़ाइन किया था। तो उस लिहाज से जो है ये एक तरह का ऐसा प्रॉब्लम है जो कि अर्ली ऑनसेट होता है। अर्ली ऑनसेट से मुराद ये है कि पैदाइश के फ़ौरन बाद से इसके अंदर बच्चे के अंदर कुछ ऐसी अलामतें होती हैं जो कि कुछ तो सटल होती हैं, बहुत ही मामूली होती हैं, कुछ बहुत ऑब्वियस होती हैं, जिसकी वजह से जो उसका ट्रीटिंग पीडियाट्रिशियन है या ट्रीटिंग न्यूरोलॉजिस्ट है या उसका ट्रीटिंग फैमिली फिजिशियन है, वो उसको जो है डिटरमाइन करता है कि इसको बच्चे को सेरेब्रल पैल्सी है। अब जो सेरेब्रल पैल्सी होती है इसकी एटियोलॉजी का जैसे मैंने बताया कि प्री नेटल, पेरीनेटल और पोस्ट नेटल काजेज़ होते हैं। पहले मैं आपको प्री नेटल काजेज़ की तरफ जाऊँगा। प्री नेटल काजेज़ जो हैं उसमें हम दो तरह से उसको डिवाइड कर सकते हैं कि प्री नेटल काजेज़ रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड प्री नेटल काजेज़ रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं और फीटस से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, जो बच्चा जो कंसेप्शन जिसकी हुई है माँ के पेट में उसके अंदर जो प्रॉब्लम आते हैं। तो मदर से रिलेटेड जो प्री नेटल प्रॉब्लम है उसमें अगर मदर डायबिटिक है, मदर हाइपरटेंसिव है, वो कोई किसी किस्म की डिप्रेशन में है, या कोई एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेशन या टीबी की मेडिसिन खा रही है, और ख़ास तौर पे अगर
मदर को हाइपोथायराइडिज्म है और हाइपोथायराइडिज्म की वो मेडिसिन खा रही है, तो उसकी वजह से बच्चे के अंदर ये चांसेस या एहतमाल होता है कि उसके अंदर सेरेब्रल पैल्सी होगी। तो ये तो एक तरह के मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। उसके अलावा मदर अगर ड्रग एडिक्शन है, मदर अगर स्मोकिंग करती है, या मदर किसी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या फिज़िकल ट्रॉमा से गुजरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो अल्टीमेटली जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो बच्चा पैदा होगा, उसके अंदर कोई ना कोई मोटर या फिज़िकल डेफिसिट होगा या मूवमेंट एंड पोस्चर का उसके अंदर प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो ऑप्टिमम तरीके से अपनी एक्टिविटी या डेली लिविंग को जो है वो जारी नहीं रख सकता। ये तो प्री नेटल काजेज़ में मदर से रिलेटेड थे। अब प्री नेटल में जो बच्चे से रिलेटेड है, जो फिटस से रिलेटेड है प्रॉब्लम है, उसमें यह है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का वेट अगर कम है, तो अब तो हम ये कह सकते हैं कि उसका वेट कम होने की वजह से अंडर वेट अगर है, तो उसमें ये चांसेस होंगे। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो कोई मदर को कोई इन्फेक्शन हुआ है जो कि बच्चे को ट्रांसफ़र होता है, जो आमतौर पे टॉर्च इन्फेक्शन की एक टर्म यूज़ होती है, तो टॉर्च इन्फेक्शन की वजह से भी जो है वो फीटस पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इसके बाद इसकी वजह से ये बच्चे के अंदर कुछ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं। उसके बाद अगर मेल न्यूट्रिशन है या कुछ ड्रग्स का इफ़ेक्ट है या प्रोलॉन्ग लेबर है या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है या फॉर्सेप्ड डिलीवरी है, और तो इसकी वजह से ये सारे के सारे जो है मदर से रिलेटेड और फीटस से रिलेटेड जो है जो काजेज़ हैं वो हैं। अब उसमें पेरीनेटल काजेज़ जो ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ डिलीवरी या ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस जो कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कि जो उसमें अगर जो है वो बच्चे को पैदा होने के बाद वो ऑक्सीजन सही नहीं मिलती, जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं, या बच्चे का एडगर स्कोर जो होता है वो अगर कम है, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट उसको ऑब्जर्व करती है। इसके अलावा बच्चा अगर उसने पैदा होने के बाद क्राई नहीं किया या वो साइनोज्ड हो गया, ब्लू बेबी जिसे कहते हैं, तो ये सारे के सारी अलामात हैं जो कि बर्थ के बाद होती हैं। उसके बाद बच्चे में अगर पैदाइश के बाद कोई किसी किस्म का कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, उसके अंदर कोई हाइपोग्लाइसीमिया है, शुगर लेवल उसका कम है, या कैल्शियम लेवल कम है जिसे हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। इसके अलावा हाइपोमैग्नीसीमिया है, और कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जिसे हम इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म कहते हैं, अगर वो उस बच्चे के अंदर है, तो अल्टीमेटली जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर कोई ना कोई ब्रेन की जो डेवलपमेंट होती है वो ऑप्टिमम लेवल पर नहीं होगी, और ऑप्टिमम लेवल की उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट ना होने की वजह से अल्टीमेटली जो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग की चीज़ें हैं, वो सारी की सारी डिस्टर्ब होगी। उसके बाद जो हो गया, ये तो हो गया पेरीनेटल। तीसरा है पोस्ट नेटल। तो पोस्ट नेटल काजेज़ में एक बच्चा होता है, उसकी माशाल्लाह प्रेगनेंसी के दौरान मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मदर को कोई रिस्क फैक्टर नहीं था, बच्चे जो फीटस था उसके अंदर भी कोई अनॉमली नहीं थी, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो देयर वाज अनइवन फुल बर्थ, बच्चे का डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल थी। इवन बच्चा आफ्टर द डिलीवरी एज अ नॉर्मल क्राइम, नो साइनोसिस, किसी किस्म की फिट्स नहीं पड़े, इसकी फीडिंग भी उसकी प्रॉपर थी, और उसकी फीडिंग के अलावा उसका जो बाकी जो ब्लैडर एंड बाउल की जो कंडीशन है वो भी अगर नॉर्मल है। लेकिन उसके बावजूद जो है अगर आप देखें तो बच्चे के अंदर जो है वो कोई ना कोई आते हैं, तो वो सारे के सारे जो है वो पोस्ट नेटल में आते हैं। और इनमें सबसे कॉमन जो है CNS या ब्रेन का इन्फेक्शन जिसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, एन्केफेलाइटिस है, बच्चों के ब्रेन की TB के चांसेस होते हैं, वो हो सकता है। बच्चे के ब्रेन के अंदर पानी भर के जिसे हम हाइड्रोसेफ्लस कहते हैं उसकी वजह से हो सकता है। या आप ये कह सकते हैं कि बच्चे को पैदा होने के बाद कोई किसी किस्म का कोई हेड ट्रॉमा हुआ है, हेड इंजरी हुई है जो कि इतनी सिग्निफिकेंट थी कि जिसकी वजह से बच्चे की जो है वो ब्रेन का फंक्शन जो ऑप्टिमम नहीं रहता, तो इसे हम कहते हैं ये पोस्ट नेटल काजेज़ है। इसके अंदर जो बच्चे के ब्रेन के अंदर कुछ अबनॉर्मल ग्रोथ्स भी आ सकती हैं, कोई कॉन्जेनिटल मेल फॉर्मेशन भी कुछ आ सकती है, ये सारे के सारे पोस्ट नेटल काजेज़ में आते हैं। अब ये है कि इस बच्चे ये जो सेरेब्रल पैल्सी है, ये आमतौर पे जो बीमारी है या ये कंडीशन आप कह लें, बीमारी तो मैं नहीं कहूँगा, ये एक ऐसी इनबॉर्न या बाई बर्थ जो कंडीशन है जो कि आमतौर पे बॉयज़ में गर्ल्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है। तो बच्चों में जो है इसमें बॉयज़ गर्ल्स के मुकाबले में ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। और इसके साथ साथ जो है इस कंडीशन में
जो जो उनका नॉर्मल जो माइलस्टोन्स होते हैं डेवलपमेंट के, वो नॉर्मल नहीं होते। उनकी जो बच्चे की आमतौर पे पैदा होने के बाद जो क्राइंग होती है वो डिलेड होती है या नॉर्मल क्राइंग होती है। बच्चा अगर रोता भी है तो वो उसको रोने में बहुत ज़्यादा आप समझते हैं कि उसको लग रहा है कि वो प्रॉपर जैसे बच्चों की क्राइंग का एक एपिसोड होता है उस तरह का नहीं है। बच्चे की क्राइंग की जो आवाज़ है बहुत स्लो है, लो पिच साउंड है, और बच्चा बहुत मुश्किल से रो रहा है, बहुत एफर्ट करना पड़ रहा है। उसकी फीडिंग अगर उसकी प्रॉपर नहीं है, उसके बाद में उसको जो है डिफरेंट तरह के कुछ और उसकी अबनॉर्मलिटीज़ हैं। उसके सर का साइज़ जो है नॉर्मल से छोटा है, जिसे हम माइक्रोसेफेली कहते हैं। उसके ईयर्स की पोजीशन जो है अबनॉर्मल है या ईयर का साइज़ अबनॉर्मल है। उसके अलावा उसके जो हैंड्स हैं उसकी शेप नॉर्मल से हटके है। इसके अलावा उसके फुट की डिफॉर्मिटी है, उसकी फिंगर्स के अंदर कोई अबनॉर्मलिटी है। ये सारे के सारे कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि मोर लाइकली द चाइल्ड इज हैविंग सेरेब्रल पैल्सी। अब उसमें ये है कि इसके अंदर जब बच्चे को हम एक प्रॉपर तरीके से जब देखते हैं कि उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन नॉर्मल नहीं है, यानी कि जैसे मैंने आपको बर्थ के टाइम बताया उसका एप्पल स्कोर कम था, उसकी क्राइंग सही नहीं थी, और उसके अंदर कुछ जब की मूवमेंट्स जो कि अनयूजुअल है, उसकी फीडिंग प्रॉपर नहीं थी। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है उसको उसके अंदर जो एक नॉर्मल लाइफ के जो आमतौर पर बच्चे के अंदर जो चीज़ें पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं वो नहीं होती। जैसे दूसरे बच्चों से आमतौर पर कंपेयर करते हैं, कहते हैं जी फलाना हमारा पहला बच्चा पैदा हुआ था तो उसने जो है वो 3.5-4 माह में नेक होल्डिंग कर ली थी, 7-8 माह में जो है ना वो सारे से खड़ा हो जाता था, 8-10 माह में वो थोड़ा सा स्टेप सारे के साथ स्टेप लेना शुरू कर दिए थे, 15-16 माह में उसने चलना शुरू कर दिया था। तो ये सारे के सारे जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं ये इस बच्चे के अंदर जो सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे होते हैं उनमें आमतौर पे डिलेड होते हैं या एज अप्रोप्रिएट नहीं होते, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये डिलेड माइलस्टोन है। इसी तरह उनकी जो स्पीच डेवलपमेंट होती है, उनकी जो फर्स्ट वर्ड होता है वो भी काफ़ी लेट होता है, उनकी स्पीच की वोकैबुलरी कम होती है या उसकी जो प्रोनाउंसिएशन उसकी नॉर्मल नहीं होती। इसके अलावा उनके अंदर डिफरेंट तरह के कुछ स्पीच के अंदर कुछ अबनॉर्मल पॉजेज आते हैं या उसकी स्पीच डिसऑर्डरिक स्पीच होती है, वो अटक अटक के बात करते हैं। तो ये सारी की सारी इसकी स्पीच के अंदर होता है। उसके बाद में इन बच्चों के अंदर जो बैलेंस एंड पोस्चर का प्रॉब्लम आता है, उनका बैलेंस सही नहीं होता, वो जब चलते हैं तो वो इनका बैलेंस सही नहीं होता, वो लड़खड़ा के चलते हैं। उनकी टेंडेंसी होती है कि दे हैव टेंडेंसी टू फॉल आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो ये सारी की सारी जो अलामात उनके अंदर आती हैं ये इंडिकेट करती हैं कि बच्चे के अंदर जो है कोई ना कोई ब्रेन के अंदर एबनॉर्मलिटी है, जिसकी वजह से उसके अंदर बैलेंस और पोस्चर का प्रॉब्लम है। इसके अलावा इनकी जो उनका IQ होता है डेफिनेटली वो नॉर्मल बच्चों से काफ़ी कम होता है। जो सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे होते हैं उनका IQ आमतौर पे 20 और 40 से 45 के दरमियान होता है, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ द सेरेब्रल पैल्सी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि सेरेब्रल पैल्सी में हमें मिलती हैं। और फिर डिलेड माइलस्टोन के साथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जो उसकी डिपेंडेंसी होती है अपने पेरेंट्स पे, फॉर एग्जांपल फॉर द टॉयलेटिंग, फॉर द पार्किंग, फॉर द ग्रूमिंग, ये सारी की सारी ये पेरेंट्स पे डिपेंड करती हैं। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो पार्शली डिपेंडेंट होते हैं और कुछ जो है टोटली डिपेंडेंट होते हैं या बेडरिडन होते हैं, जिसे हम सीवियर टाइप ऑफ सेरेब्रल पैल्सी कहते हैं। और जो सीवियर टाइप होती है इन्हें हर वक्त कांस्टेंट नर्सिंग केयर या मदर केयर चाहिए होती है, और इनकी मोबिलिटी कम होती है, इनकी ओरल हाइजीन या मुँह की सफाई, इनकी पेरिनियल हाइजीन का प्रॉब्लम आता है, इनकी जो होती है फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से इनकी मसल्स आमतौर पे एट्राफिड हो जाते हैं, और मसल एट्राफी की वजह से अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा कि सेरेब्रल पैल्सी में मोटर डेवलपमेंट का इशू आता है। तो उनकी मोटर डेवलपमेंट जो ग्रॉस और फाइन दोनों मोटर जो है वो डेवलपमेंट डिलेड होती हैं। लिहाजा इनकी जो ग्रास मोटर है, चीज़ों को पिक करना, राइटिंग हो गया, और उसके बाद मैनुअल एक्टिविटीज़ ये भी कम होती हैं। उसके बाद जो ग्रॉस मोटर एक्टिविटी है जिसमें थ्रोइंग है, जंपिंग है, वॉकिंग है, क्लाइंबिंग है, तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज इनके अंदर डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए इनमें जो मोटर एक्टिविटी एट लार्ज इनकी इफेक्टेड होती है। इसके अलावा इनका बॉडी का पोस्चर, इनके मूवमेंट का प्रॉब्लम आता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इनके डिलेड माइलस्टोन में आती हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो दूसरे कुछ एसोसिएटेड प्रॉब्लम आते हैं, दे हैव
विजुअल प्रॉब्लम इनमें होता है, इनकी विजुअल एक्टिविटी सही नहीं होती है, इनको हेयरिंग प्रॉब्लम होता है, जिसके लिए हेयरिंग एड की ज़रूरत इनको पड़ सकती है। इनकी IQ लेवल या इनकी लर्निंग जो है कम होती है, जिसकी वजह से आमतौर पे इनको यूजुअली या मोस्टली इनको स्पेशल स्कूलों में डाला जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि इनको हम मेन स्ट्रीम स्कूलों में इनको रखें। तो यहाँ आमतौर पर जो एजुकेशन जो होती है वो आमतौर पे स्पेशल टीचिंग इंस्टीट्यूशन में होती है। उसके लिए फिर वहाँ पे एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो होती है इनको देखती है, जिसमें ऑब्वियसली स्पेशल एजुकेटर का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर है, फिर उसके बाद साइकेट्रिक नर्स है, फिर उसके बाद सोशल वर्कर है, तो ये इसके बाद स्पीच थेरापिस्ट है, फिजियोथेरापिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट है। तो ये सारी जो है ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है जो कि सेरेब्रल पैल्सी जो है उसके बच्चों की ऑप्टिमम रिकवरी में, इनकी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन में इनका बड़ा रोल होता है। और अगर इनको प्रॉपर वे में अगर डील करना हो तो ये पूरी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को हमें साथ लेके चलना होता है। उनकी जो रिकमेंडेशन होती हैं, उनकी जो सजेशन होती हैं, उनको आपको अप्रोप्रिएट तरीके से इंटरवेन करना होता है ताकि बच्चे के अंदर ऑप्टिमम लेवल पे उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके और वो एक पॉजिटिव वे में अपनी डेवलपमेंट की तरफ जा सके और उनकी जो है लाइफ नियर नॉर्मल लाइफ की तरफ वो जा सके, जो आमतौर पे एम होता है पूरी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का। इसके अलावा इनके अंदर एपिलेप्सी जो है मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड एपिलेप्सी होती है। और एपिलेप्सी का प्रॉब्लम जो है मोस्ट अलार्मिंग होता है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पेरेंट्स आमतौर पे जो डिसेबिलिटी है, जो फिज़िकल इनएक्टिविटी है, जो मूवमेंट का प्रॉब्लम है, जो पोस्चर का प्रॉब्लम है, जो विजन का प्रॉब्लम है, जो हियरिंग का प्रॉब्लम है, उसको तो आमतौर पे ओवरसी कर देते हैं, इग्नोर भी कर देते हैं और उस पर उनकी इतना फोकस नहीं होता। लेकिन अगर बच्चे को जब फिट्स पड़ता है तो फिट्स एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए बच्चों पेरेंट्स को जो है बच्चों को बार बार जो है वो किसी ट्रीटिंग फिजिशियन जो कि पीडियाट्रिशियन यूजुअली होता है या GP होता है या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तरफ वो रुजू करते हैं और फिर वो ऑप्टिमम तरीके से उनकी एपिलेप्सी को एड्रेस करता है। और उसमें यहाँ मैं एक चीज़ ये इंपॉर्टेंटली बताता कर रहा हूँ कि जितनी दफ़ा बच्चे के अंदर एपिलेप्टिक फिट्स पड़ता है उसके अंदर ब्रेन के डैमेज होने के चांसेस उतने बढ़ते रहते हैं। लिहाजा इनको ऑप्टिमम तरीके से जो है हमें देखना पड़ता है कि किस तरीके से इनकी एपिलेप्सी को ऑप्टिमम तरीके से कंट्रोल करें। और इसमें सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स का भी जो है वो प्रॉपर वे में करनी पड़ती है ताकि उनके अंदर जो है जो ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी आमतौर पर देखने होते हैं कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट आमतौर पर उन बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा रुकावट डालते हैं और उसमें हमें प्रॉपर तरीके से एड्रेस करना है। तो ये तो मेरा एक सारा सिनेरियो था जो कि जो सेरेब्रल पैल्सी के हवाले से था, जिसके अंदर उसकी एटियोलॉजी है, उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, उसके माइलस्टोन्स हैं और उसके डिफरेंट जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। कोमॉर्बिडिटीज़ का मतलब होता है जो उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताया। और ये सारे के सारे हम इनको प्रॉपर तरीके से एड्रेस करना होता है ताकि बच्चा जो है ना एक ऑप्टिमम लाइफ की तरफ जा सके और उसको डिफरेंट तरह की कम्प्लिकेशन से भी बचाना होता है। और ये कम्प्लिकेशन बाज़ दफ़ा तो सटल होती हैं लेकिन बाज़ दफ़ा ये कम्प्लिकेशन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर एपिलेप्टिक फिट्स अगर कुछ ज़्यादा पड़े तो अल्टीमेटली दैट कैन लीड टू स्टेटस एपिलेप्टिकल जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसी तरह से इनके अंदर स्वॉलिंग का प्रॉब्लम आता है, इनके अंदर चूइंग का प्रॉब्लम होता है, इनके अंदर मास्टिकेशन का प्रॉब्लम होता है। तो अगर इनकी चूइंग, स्वॉलिंग और मास्टिकेशन अगर अप्रोप्रिएट तरीके से नहीं होगी तो जो बच्चे को आप डाइट देंगे वो बजाय उनकी ग़िज़ा की नाली के जाने के वो उनके फेफड़ों में या उनके लंग्स में चली जाएगी और फिर उससे उनके अंदर एक एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या जिसे हम केमिकल न्यूमोनाइटिस कहते हैं उसकी कंडीशन पैदा होती है जो कि आमतौर पे लाइफ थ्रेटनिंग होती है। तो ये सारा का सारा एक सिनेरियो था जो कि सेरेब्रल पैल्सी है। और कि जैसे अभी मैं लास्टली मैं बता दूं कि इन बच्चों को आमतौर पे जो है स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्लेस करना होता है ताकि बच्चे की नीड और रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनकी एजुकेशन को जारी रखा जा सके। अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आता हूँ। इसमें यह है कि यहाँ पे ये मुनीर अहमद साहब ने कहा है कि गिव अस इम्पॉर्टेंट टिप्स बिकॉज इम्पॉर्टेंट टिप्स इसमें यह है कि अगर एक बच्चा अगर किसी घराने में पैदा होता है वो चाहे अफोर्डिंग क्लास है या नॉन अफोर्डिंग क्लास है, क्योंकि मैं इनको बहुत अरसे से डील कर रहा हूँ और मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में हूँ, तो मैंने इसमें देखा है कि दोनों के लिए आमतौर पर इश्यूज़ आमतौर पर बराबर होते हैं।
चाहे कोई बच्चा किसी अफोर्डिंग क्लास में पैदा हुआ है सेरेब्रल पैल्सी का या एक किसी गरीब घर में पैदा हुआ है, क्योंकि इनके इश्यूज इतने डाइवर्स होते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उनको एड्रेस करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो ओवरऑल जो है आमतौर पर टिप्स इसमें यही हैं कि बच्चे की असल में जो बच्चा एक पैदा हो गया सेरेब्रल पैल्सी का, तो ये सेरेब्रल पैल्सी एक ऐसी कंडीशन है जो कि आमतौर पे जो है नॉन प्रोग्रेसिव होती है, और ये जो कंडीशन उसकी बर्थ पे होती है वो आमतौर पे स्टैटिक होता है। ये कंडीशन स्टैटिक होती है, ये प्रोग्रेस नहीं करती। मतलब ये है कि ये वर्स नहीं होती, जो कंडीशन होती है वही रहती है बच्चों के अंदर। तो उस कंडीशन में जो है बच्चे की जो डिसेबिलिटी लेवल है उसी के मुताबिक उसकी डिफरेंट जो है उसके प्लान बनाने होते हैं। और आमतौर पे जब बच्चा पैदा होता है सेरेब्रल पैल्सी का, तो किसी घर कराने में, तो उसके जो नीड्स हैं रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए जो है डिफरेंट तरह के जो है वो उसके स्ट्रेटजीज होती हैं, जिसमें फ़िज़िकल थेरापी है, जिसमें ऑक्यूपेशन थेरापी है, जिसमें स्पीच थेरापी है। तो आमतौर पे जो है ये फ़िज़िकल थेरापी भी काफ़ी कॉस्टली होती है, ऑक्यूपेशन थेरापी भी कॉस्टली होती है, और ऑब्वियसली स्पीच थेरापी भी काफ़ी कॉस्टली होती है। तो ये चूँकि एक कॉस्टली प्रोसीजर होता है, और आमतौर पे इसके लिए कोशिश ये की जाए कि अगर आप किसी गवर्नमेंट पाकिस्तान की जो स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, उसके लिए अगर रुजू किया जाए तो सबसे बेहतर है। और अगर आप अफोर्डिंग हैं तो अफोर्डिंग के लिए भी आमतौर पे चूँकि ये एक लॉन्ग टर्म और लाइफ लॉन्ग एक प्रॉब्लम आता है, तो इसके लिए आपको लाइफ लॉन्ग उसकी केयर करनी पड़ती है। तो अगर आप अफोर्डिंग भी हैं तो चूँकि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होता है, लिहाजा इसमें फाइनेंशियल इशू किसी वक्त भी रेज हो सकते हैं। उसके लिए कोशिश ये करें कि किसी ऐसे इदारे में जाएँ जो कि गवर्नमेंट का इदारा हो, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दूसरा आ सकें। अब टिप्स के हवाले से जो एक क्वेश्चन किया गया उसमें मैं ये कहूँगा कि इसमें आमतौर पे बच्चे की जो डिसेबिलिटी है उसके मुताबिक जो है आपने उसको डील करना होता है। अगर बच्चा बेड रिडन है तो उसकी नीड्स अलग होंगी, अगर बच्चा पार्शियली एम्बुलेटरी है तो उसकी नीड्स अलग होंगी। तो बच्चा अगर बेड रिडन है तो उसकी जो आमतौर पे जो हाइजीनिक कंडीशंस है उसका ख्याल करना ज़रूरी होता है। उसके प्रॉपर वे में उसकी बाथिंग होनी चाहिए, उसके डेली उसके कपड़े चेंज करें, उसके फीडिंग का ख्याल करें। और फीडिंग में ये है आमतौर पर, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप फीडिंग प्रॉपर वे में नहीं करेंगे तो वो जो ग़िज़ा आप उसको देंगे वो आमतौर पर बजाय ग़िज़ा की नाली में जाने के वो सांस की नाली में जा सकती है। और उसके लिए आप बच्चे को किसी जगह पे उसको टेक लगा के या सपोर्ट कर उसको वहाँ पे आप बिठाएं। बिठाने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से आप उसको डाइट दें। और आमतौर पे इनमें सॉलिड डाइट को आमतौर पे अवॉइड करना होता है, आमतौर पर लिक्विड या सेमी लिक्विड डाइट अकॉर्डिंग टू दी चाइल्ड नीड। और उसमें यह है कि आप उसके फ्लेवर को आप चेंज करते रहेंगे। आप एक ही तरह का फ्लेवर उसको हर वक्त देंगे तो बच्चा जो है उसको लेने से इनकार कर देगा, वो उससे सिलेक्टेड हो जाएगा। तो लिहाजा इसकी जो फीड होती है उसके अंदर डिफरेंट चॉइसेस होने चाहिए, डिफरेंट टेस्ट होने चाहिए, और उसमें उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू आमतौर पे अच्छी होनी चाहिए। जिसमें मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट है, जिसमें अगर अफोर्ड कर सके तो फ्रूट जूसेस दे दें, और अगर अफोर्ड कर सके तो उसमें ड्राई फ्रूट भी अगर हो तो वो उनके लिए उनकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद इनकी फ़िज़िकल थेरापी की बारी आती है, जो कि इंपॉर्टेंट टिप्स में ये है कि अगर आप किसी फिजियोथेरापी से नहीं करा सकते तो एटलीस्ट आप उसके पास जब आप पहली दफ़ा लेके जाएँ, चाहे वो फ्री में आप फिजियोथेरापी करा रहे हैं या पेड करा रहे हैं, तो एटलीस्ट आप फिजियोथेरापिस्ट की परमिशन से आप उसकी एक वीडियो बना लें, और उस वीडियो बना के उसको आप फिर बाद में फॉलो करें। और जो वीडियो में जिस तरीके से थेरापिस्ट ने उसको इंटरवीन किया है, जिसने उसको फिजिकल थेरापी दी है, तो उसको आप अपने पास एक रिकॉर्ड कर लें, और रिकॉर्ड करने के बाद आप घर पे आके उसी चीज़ को रिपीट करें, और उसको प्रॉपर वे में फ़िज़िकल थेरापी इसको करके देना ज़रूरी है। इसी तरह ऑक्यूपेशन थेरापी है, इसी तरह स्पीच थेरापी है, तो उसको बेहतर होगा कि आप उसको एक प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट कर लें किसी वीडियो में, और फिर उसको डॉक्यूमेंट करके उसको प्रॉपर तरीके से आप उसको अंडरस्टैंड करें, और अंडरस्टैंड करके उसके बच्चे को आप उसको अप्लाई करें। इसके अलावा जो है इसकी जो है इसके प्रॉपर वे में इसके फिज़िकल एक्टिविटी के लिए जो है आपने इसकी पोजीशन को प्रॉपर वे में चेंज करें, ताकि ये प्रॉपर वे में इसकी बॉडी की जो डिफरेंट तरह की जो इसको बेड सोर से बचाने के लिए भी आमतौर पर बच्चे बेड रिडन होते हैं, तो अगर इनकी आप पोजीशन चेंज नहीं करेंगे अल्टीमेटली इनके अंदर कमर पे ज़ख्म बन जाता है, जिसे हम बेड सोर कहते हैं। और बेड सोर एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती है जिसका इलाज आमतौर पे काफ़ी मुश्किल होता है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो एक इनकी पोजीशन को चेंज करते रहे ताकि इनको बेड सोर ना बने। इनकी कमर की मसाज डेली बेसिस पे करें, और इनके डेली इनको आप
बात कराएं। और क्योंकि आमतौर पे बच्चे ये इनकॉन्फिडेंट होते हैं, ये खुद से पास कर देते हैं, स्कूल खुद से पास कर देते हैं, उनको पता नहीं होता। लिहाजा आफ्टर पासिंग स्कूल इनको आप प्रॉपर तरीके से इनको आप वाश करें और इनको जितना भी कोशिश हो सके इनको आप ड्राई रखें। अगर वेट अगर रहेंगे तो वेट जगह जो होती है इसकी पेरेनियल एरिया में, वो वेट जगह ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होती है। तो उनको आप जहाँ तक हो सके इनको आपने इन चीज़ों से बचाना है। और यही टिप्स हैं कि ये इनको अगर आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपको इनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को आपको बेहतर कर सकते हैं। ये इसमें ये है कि अब यहाँ पे ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आया है जो मैडम उस्मानी इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ से। तो ये है बॉडी की स्टिफनेस। चूँकि जो जैसे मैंने पहले बताया कि जो बच्चे सेरेब्रल पैल्सी के होते हैं इनमें आमतौर पे बॉडी की स्टिफनेस का प्रॉब्लम होता है। बॉडी की स्टिफनेस की वजह से इनके अंदर मोबिलिटी का इशू आता है। तो बॉडी की स्टिफनेस को ओवरकम करने के लिए जो सबसे पहला जो रेमेडी है वो ऑब्वियसली फिज़िकल थेरापी है, उसकी ऑक्यूपेशन थेरापी है। तो फिज़िकल थेरापी और ऑक्यूपेशन थेरापी के साथ साथ आप कुछ ऐसी ओरल मेडिकेशंस हैं, ओरल फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स हैं जिसको देने होते हैं जिससे बॉडी की स्टिफनेस जो है वो कम होती है। लिहाजा उनमें मसल रिलैक्सेंट हैं वो आमतौर पे इनमें देने होते हैं ताकि उनके मसल में जो स्टिफनेस है वो किसी तरीके से कम हो सके। इसमें आप एंटीकोलिनर्जिक भी यूज़ करते हैं, मसल रिलैक्सेंट भी यूज़ करते हैं और समटाइम हम इनमें लीवोडोपा और कार्बिडोपा की कम्बिनेशन आती है जिससे हम सैनामेड कहते हैं जो कि एंटी पार्किंसोनियन ड्रग है, वो भी हम लो डोज में इनको दे के इनकी बॉडी की स्टिफनेस को कम करते हैं। स्टिफनेस को जब तक आप कम नहीं करेंगे आमतौर पे फिजियोथेरापी का इतना आमतौर पे उसमें इफेक्ट नहीं होता। तो फिजियोथेरापिस्ट के लिए ज़रूरी होता है कि इनके मसल को रिलैक्स किया जाए, क्योंकि अगर वो स्टिफनेस में अगर मसल की थेरापी करेंगे तो मसल इंजरी के चांसेस हैं, बोनी इंजरी के चांसेस भी उसके अंदर बढ़ सकते हैं। और जो फिजियोथेरापी से जो रिक्वायर्ड और डिज़ायर्ड रिजल्ट आमतौर पे मिलने चाहिए वो आमतौर पे आपको नहीं मिलते। लिहाजा मसल की एक्सरसाइज के लिए, मसल की स्टिफनेस के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो प्रॉपर वे में आपको मसल रिलैक्सेंट, एंटी पार्किंसोनियन ड्रग या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग उसको एडवाइस करते हैं। और समटाइम कुछ बेंजोडाइजेपिन्स ड्रग्स हैं जो कि आमतौर पे मसल रिलैक्सेंट के तौर पे दी जाती है। ये 4 तरह के ड्रग्स हैं जो कि आमतौर पे यूज़ की जाती हैं और इनसे गुड टू एक्सीलेंट आपको इम्प्रूवमेंट मिलती है मसल स्टिफनेस में। और जब मसल स्टिफनेस सही होती है तो फिर फिजियोथेरापिस्ट के लिए भी ईजी हो जाता है कि वो उसको प्रॉपर तरीके से फिजियोथेरापी कर सके। और बच्चा जो है उसको भी आमतौर पे पेन या डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता और वो भी प्रॉपर तरीके से जो है उसको उसका फिजियोथेरापी का एडवांटेज मिलता है। तो मसल स्टिफनेस एक बड़ी इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों में होता है और इसको प्रॉपर तरीके से डील करना जो है कि इनके अंदर जो है वो स्पास्टिसिटी को कम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये आमतौर पे जो सेरेब्रल पैल्सी जो स्पास्टिक टाइप होती है उसमें आमतौर पे ये मसल रिलैक्सेंट की हमें आमतौर पे ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में जो है आप उसमें उसके अंदर जो है आप जब इसकी बच्चों की प्रॉपर तरीके से फिजियोथेरापी होती है उसके साथ साथ हमें इनको प्रॉपर तरीके से हमें इनकी ऑक्यूपेशन थेरापी जिसमें बच्चे को जो डेली लिविंग स्किल्स है उनको बतानी होती है। आमतौर पे ये बच्चे खुद से फीडिंग नहीं कर सकते हैं, खुद से चीज़ों को पिक नहीं कर सकते हैं, खुद से ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो इनको ऑक्यूपेशन थेरापिस्ट का ये काम होता है कि उनकी फाइन मोटर को इम्प्रूव करते हैं, उनकी जो स्टिफनेस को भी वो कम करते हैं और उसके बाद में इनकी जो हाइपरटोनी है उसको भी आमतौर पे उसको ट्रीट किया जाता है जिसकी वजह से इनके अंदर एक ऑप्टिमम लेवल की इम्प्रूवमेंट आती है। और फिर उसमें फिजियोथेरापिस्ट का ये काम होता है कि बच्चे को इस काबिल करे कि वो खुद से फीडिंग कर सके। उसको शुरू में उसको फीडिंग में असिस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद ग्रेजुअली इसको उसकी इस एबिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है कि उसकी एबिलिटी को उसको इम्प्रूव करके फिर उसके अंदर ये स्किल्स को डेवलप किया जाता है ताकि बच्चा खुद से फीडिंग कर सके और ख़ुद से जो है वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर सके।
फिर उसमें ड्रिंकिंग ऑफ वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप वाटर इनटेक उनका अगर अच्छा नहीं होगा तो अल्टीमेटली इनको बहुत सारे GIT के प्रॉब्लम भी आते हैं। सेरेब्रल पैल्सी में GIT के प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन होते हैं, और GIT के जो प्रॉब्लम है उसमें आमतौर पर इनमें डाइजेशन जिनसे हम बदहज़मी कहते हैं वो आमतौर पर होती है। इनके अंदर वर्म्स इन्फेस्टेशन, जब बच्चों के जो पेट में कीड़े होते हैं उसके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनके हाथ आमतौर पे साफ़ नहीं होते, और या आमतौर पे जो डर्टी जो जर्म वाले हाथ होते हैं वो आमतौर पे अपने मुंह की तरफ लेके जाते हैं। और जब कोई चीज़ खाते हैं तो इसके लिए पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि इनके हाथ को दिन में कम से कम भी 5-10 दफ़ा इनको वॉश किया जाए, इनकी हाइजीनिक कंडीशन को बेहतर रखा जाए। कि अगर हाइजीनिक कंडीशन बेहतर नहीं होगी तो अल्टीमेटली इनके अंदर गैस्ट्रोएंटेराइटिस या डायरिया या साल के चांसेस भी आमतौर पे इन बच्चों में ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से इन बच्चों के अंदर चूँकि मोबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, मसल की स्टिफनेस का प्रॉब्लम होता है, तो मसल ना सिर्फ जो आपके बॉडी के मसल वो भी स्टिफ होते हैं, इसी तरह से जो उनके इंटेस्टाइन जो इंटरनल मसल होते हैं, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल जो होते हैं वो भी आमतौर पे स्टिफ होते हैं, और स्टिफनेस की वजह से आमतौर पे इनके अंदर कॉन्स्टिपेशन के चांसेस आमतौर पे ज़्यादा होते हैं। तो लिहाजा इनको जो है प्रॉपर वे में हाइड्रेट रखा जाए, और इनकी डाइट जो है उसमें आमतौर पे हाई फाइबर डाइट इनको दी जाए, ताकि इनके अंदर कॉन्स्टिपेशन ना हो, और इनका वाटर इंटेक भी जो है प्रॉपर और एप्रोप्रिएट रखा जाए, ताकि ये प्रॉपर तरीके से जो है वो इनकी हाइड्रेशन हो, ताकि इनको GIT जितनी इनकी GIT की मोटिलिटी ज़्यादा होगी इतना इनकी डाइजेशन बेहतर होगा, और इनकी फूड एंड फीडिंग जो है वो प्रॉपर होगी, और फिर उससे ये बच्चे आमतौर पे चूँकि सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों में आमतौर पर मेल न्यूट्रिशन काफ़ी पाई जाती है, लिहाजा इनकी फीडिंग अगर प्रॉपर होगी तो ये मेल न्यूट्रिशन की तरफ नहीं जाएंगे। लिहाजा ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि इनकी जो है वो फीडिंग का, ओरल हाइजीन का ख्याल रखा जाए, इनके दांत, इनकी ओरल हाइजीन को डेली तौर पे इनको साफ़ रखा जाए, और इनको प्रॉपर वे में जो है इनको अगर आप ब्रश नहीं करा सकते तो आप अपनी उंगली के ज़रिए बच्चों के दांतों के अंदर डेंटोनिक या कोई भी टूथपेस्ट या कोई भी इस तरह की जो ओरल क्रीम है वो इनको इस्तेमाल करा के इनकी ओरल हाइजीन को प्रॉपर वे में इनको इंश्योर किया जाए, ताकि इनके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। इसके साथ साथ इन बच्चों के अंदर एक ड्रोलिंग होती है, हर वक्त इनके मुंह से पानी टपकता रहता है, और पानी टपकना जो है ना वो आमतौर पर और जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की इम्पॉर्टेंट जगह होती है, और वो वहाँ पे आमतौर पे वो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। फिर उसके साथ इनके अंदर माउथ अल्सर या स्टोमेटाइटिस या एफ्थस अल्सर के चांसेस इनके माउथ में होते हैं। लिहाजा इनकी ओरल हाइजीन का प्रॉपर वे में इनका ख्याल रखें। अब इसमें यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ ड्रग का जिक्र है, तो देखिए ड्रग्स की ट्रीटमेंट जो होती है वो डिपेंड करती है कि वो तो आप जो बच्चा पैदा होते हैं आमतौर पे ये जो सेरेब्रल पैल्सी की जो कंडीशन होती है इसमें आमतौर पे एक टर्म यूज़ होती है जिसे पेरेंट्स और स्पेशल बच्चों के उनको पता होगा, अर्ली इंटरवेंशन से मुराद ये होती है कि आपने बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद या 3 साल की उम्र से पहले आपने इनके अंदर प्रॉपर वे में जो है अर्ली इंटरवेंशन करनी होती है, जिसमें जो है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम आती है, जिसके अंदर ऑब्वियसली ट्रीटिंग डॉक्टर होता है, पीडियाट्रिशियन होता है, जिसके अंदर जो है फिजियोथेरापिस्ट है, स्पीच थेरापिस्ट है, ऑक्यूपेशन थेरापिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, रिहेबिलिटेशन काउंसलर है, और उसके बाद में इनका स्पेशल एजुकेटर। तो ये सारे के सारे लोगों की एक टीम होती है जो कि इसको इंटरवेन करती है। तो ड्रग ट्रीटमेंट तो जो होती है वो तो डे 1 से भी आमतौर पे इसमें स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के साथ अगर उसके साथ कुछ फिट्स हैं उसको, या उसके अंदर कुछ दूसरे इशू जिसमें बच्चे के अंदर कुछ बार बार वॉमिटिंग हो रही है, उसके लिए मेडिसिन देनी पड़ती है। तो ट्रीटमेंट का ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है। ट्रीटमेंट जो होती है वो तो आपकी जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो उसकी नीड के मुताबिक आपको ट्रीटमेंट की तरफ जाना होता है। और जो ट्रीटमेंट होती है इसको फिर आपको प्रॉपर वे में प्रॉपर तरीके से उसको ट्रीट करना होता है। और इसमें यह है कि ख़ासतौर पर जो एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट है वो काफ़ी लाइफ लॉन्ग होती है। और अगर कोई बच्चे की बॉडी के अंदर कोई स्टिफनेस है तो वो स्टिफनेस की ट्रीटमेंट भी आमतौर पर काफ़ी अर्से के लिए दी जाती है, जब तक उसके अंदर
फिज़िकल थेरापी से प्रॉपर वे में जो है उसकी इम्प्रूवमेंट ना आ जाए। यहाँ मैं एक चीज़ ये बताता चलूँ कि जितनी आमतौर पर ड्रग सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों को ट्रीट करने के लिए दी जाती है उन सब के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लिहाजा अगर कोई किसी बच्चे को अगर आपने स्टिफनेस के लिए कुछ बैक्लोफिन की टैबलेट दी है या एंटीकोलिनर्जिक टैबलेट दी है तो ये जो ट्रीटमेंट होती है इससे आमतौर पे उनके अंदर फीडिंग का इशू आ सकते हैं, उनको भूख की कमी वाक़या हो सकती है, उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो उस लिहाज से ट्रीटमेंट जो होती है वो डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक आमतौर पे देनी चाहिए। और उसके बाद फिर ये है कि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये रुकना जफ़र साहब 7 का बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये है कि साइकोलॉजिकल ट्रामा टू द चाइल्ड एंड फैमिली। अब यहाँ पे जो है ये जो साइकोलॉजिकल ट्रामा है वो तो ऑब्वियसली जो पेरेंट्स होते हैं स्पेशल चाइल्ड के उनके साथ बिल्कुल होता है। और इसलिए जब इन बच्चों को आमतौर पे ट्रीट किया जाता है तो इनकी ट्रीट करने के आमतौर पे दो आमतौर पे मॉडल होते हैं, जिसमें एक होता है फैमिली सेंटर्ड मॉडल और एक होता है चाइल्ड सेंटर्ड मॉडल। तो फैमिली सेंटर्ड मॉडल में आमतौर पे जो पेरेंट्स है और जो बच्चा है उन दोनों को साथ में इनकॉर्पोरेट करके हम उसका ट्रीट करते हैं और उनको एक्शन प्लान देते हैं। क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं स्पेशल बच्चों के उनमें आमतौर पे एक डिनाइल की एक एलिमेंट होता है, वो डिनाइल होता है, कहते नहीं हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, ये तो किसी वजह से हो गया है, ये इंशाल्लाह जो है ठीक हो जाना चाहिए और ठीक हो जाएगा। और आमतौर पे ये जो डिनाइल का एलिमेंट होता है इसकी वजह से पेरेंट्स के अंदर एक साइको ट्रामा की वजूहत आती हैं और इसको एड्रेस करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अल्टीमेटली बच्चे ने अगर स्पेशल स्कूल में भी जाना है तो वो उसने 4-6 घंटे के लिए जाना है। अगर उसके पास एक थेरापिस्ट आ रहा है फिजियोथेरापी कराने के लिए, ऑक्यूपेशनल थेरापी या स्पीच थेरापी कराने के लिए, वो भी आधे घंटे या 1 आध घंटे के लिए आएगा। तो अल्टीमेटली जो 18 घंटे हैं, 15 से 18 घंटे, वो आमतौर पर बच्चे को अपने पेरेंट्स के साथ गुजारते हैं। और पेरेंट्स फिर जो है आमतौर पर उनमें डेफिनेटली एक साइको ट्रामा होता है। और इसकी साइको ट्रामा की सबसे बड़ी वजह होती है कि जो एक फैमिली में अगर 4 बच्चे हैं तो उनमें से अगर एक बच्चे को अगर है तो पेरेंट्स के लिए ये बड़ा एक तकलीफ दे अमल होता है कि हमारे सारे बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक है, सिर्फ एक बच्चा इसमें ये प्रॉब्लम आया है और ये क्यों आया है। तो उसकी डिफरेंट वजूहत होती हैं, जिसमें जैसे मैंने पहले बताया इसमें प्री नेटल, पेरीनेटल या पोस्ट नेटल काजेज होते हैं। तो ये जो साइको ट्रामा होता है ये बच्चों, ये जो पेरेंट्स जब इससे इफेक्टेड होते हैं तो आमतौर पर उसके लिए मैं ये एडवाइस करूँगा कि अपने जो बच्चे हैं बच्चे को आप प्रॉपर वे में जब आप डील करें तो उसके साथ आपने एक एम्पैथी का एक एलिमेंट उसके साथ होना चाहिए। उसके साथ बाद बच्चे जो एग्रेसिव होते हैं, बच्चों के साथ बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है वो एंगर होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा क्राई करते हैं, उसमें आमतौर पे एक जो है वो एम्पैथेटिक बिहेवियर होना चाहिए। इनको एक प्रॉपर वे में जो है आपने इनको वो करना चाहिए, इनको प्रॉपर तरीके से जो है वो इनको रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जाए। और पेरेंट्स से ज़्यादा बेहतर रिहेबिलिटेशन कोई नहीं कर सकता। तो पेरेंट्स को आमतौर पे जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है इनकी थेरापीज़ की तरफ जाना चाहिए, ताकि जितने पेरेंट्स बच्चे के साथ खुद से इन्वॉल्व होंगे, उसकी थेरापी में खुद इन्वॉल्व होंगे, तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा कि बच्चे जो पेरेंट्स जो है वो जो उनके बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी टाइम के साथ साथ, जो उसके डेफिसिट के अंदर जो कमी आएगी, जो वो नई स्किल बच्चा सीखेगा, तो पेरेंट्स उसको आमतौर पे एंजॉय करेंगे। जब पेरेंट्स उसके नए स्किल को, नई एक्विजिशन को, जैसे एक वर्ड पे था बच्चा तो उसको स्पीच थेरापिस्ट ने उसके साथ स्पीच थेरापी की तो वो उसके 2 वर्ड पे आ गया। और उसकी अगर फाइन मोटर पहले ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो उसकी फाइन मोटर ज़्यादा बेहतर हो गई। उसकी सिटिंग स्टैंडिंग अगर इशू था, अगर ये सारी चीज़ें जब इम्प्रूव होती हैं तो ये अगर इम्प्रूव अगर चीज़ें होती हैं तो अल्टीमेटली ये पेरेंट्स के लिए एक तरह का उनके लिए एक इंसेंटिव होता है, एक तरह की उनके लिए खुशी की बात होती है। तो पेरेंट्स आमतौर पर इसको एंजॉय करते हैं और फिर उसके अंदर पेरेंट्स के अंदर एक एनर्जी आती है, फिर उनके अंदर एक मोटिवेशन आती है और फिर उस बच्चे को वो प्रॉपर वे में जो है वो मज़ीद अच्छे एनर्जी लेवल के साथ और मज़ीद अच्छे तरीके से उसको डील करते हैं, ताकि उसके जो डेफिसिट है, जो उसकी डेफिशिएंसी है, उसको प्रॉपर तरीके से ओवरकम कर सकें। तो साइको ट्रामा की जो बात हुई
तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो है ये आमतौर पर फैमिली में होता है, और जो मैंने आपको बताया कि जो जो फैमिली सेंटर्ड अप्रोच है उसमें बच्चे की जो एबिलिटीज़ हैं उसको देखना होता है, और उसके बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, और पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से बच्चे के अंदर जब इम्प्रूवमेंट आती है तो ये पेरेंट्स को जो है वो साइको ट्रामा से सेव करती है। तो इस लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे के साथ आप इन्वॉल्व रहें, और क्योंकि थेरापिस्ट का जैसे मैंने पहले कहा वो तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए आएगा, बाकी सारा टाइम तो आपने बच्चे के साथ गुजारना है। ये मैं यहाँ बताऊँ कि ये बच्चे जो है इनमें पेरेंट्स के लिए आमतौर पे इसमें बहुत दफ़ा बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी होते हैं, और चूँकि उनमें इम्प्रूवमेंट ऑप्टिमम तरीके से रिक्वायर्ड तरीके से नहीं आती, क्योंकि पेरेंट्स की आमतौर पे एक्सपेक्टेशन होती है। तो इसमें यही है कि साइकोट्रामा से बचाने के लिए पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि अपने एक्सपेक्टेशन लेवल को अगर वो कम रखेंगे तो उनको साइकोट्रामा कम होगा। अगर वो अपने एक्सपेक्टेशन लेवल को वो ज़्यादा रखेंगे, या जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो उसकी एज के साथ जो पैदा हुए हैं, जो उसके पीयर हैं, अगर उनके साथ वो उसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से असल में पेरेंट्स के अंदर एक तरह का फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन या एक एंजाइटी लेवल आता है। तो उसमें यही है कि आप एक रियलिस्टिक वे में सोचें, ये पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है, वो इनको प्रॉपर तरीके से जो है डील करें, और जो उसका न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, जो उसका डाइविसिट लेवल है, उसको प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट करें। तो एक्सेप्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर उनकी जो बच्चे की डिसेबिलिटी है उसको प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, तो एक्सेप्ट करने के बाद अल्टीमेटली उनके साइको ट्रामा में काफ़ी हद तक कमी आएगी, और वो ऑप्टिमम तरीके से जो है वो उसको तरीके से उसको डील कर सकेंगे। तो ये इसके लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसमें इसके साथ साथ जो है अगर पेरेंट्स जो है समझते हैं कि उनको साइको ट्रामा हो रहा है, तो फिर अल्टीमेटली बेहतर ये होगा कि वो अपने आप को इस डिलेमा से बचाने के लिए किसी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें, ताकि अगर पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ अगर कंप्रोमाइज़ होगी तो अल्टीमेटली बच्चों की केयर वो प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा ये ज़रूरी होता है कि पेरेंट्स की जो मेंटल हेल्थ है उसका भी ख्याल रखा जाए, और उसके लिए फिर बच्चे को जो है वो डिफरेंट तरह की ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें जिसमें पेरेंट्स भी उसके साथ इन्वॉल्व हो और खुद जो बच्चा भी उसके साथ इन्वॉल्व हो। जैसे इंडोर गेम्स हैं, इस बच्चे को अगर बच्चा अगर माइल्ड कैटेगरी का है सेरेब्रल पैल्सी का, तो वो इंडोर गेम्स बच्चे के साथ खेल सकते हैं, या जो भी इंडोर गेम्स उसके साथ खेले जा सकते हैं। अगर उसमें बच्चे के साथ इन्वॉल्व होंगे तो अल्टीमेटली वो इसके साथ बच्चों का एक बच्चे के साथ पेरेंट्स का गुड थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बनेगा। उसकी वजह से पेरेंट्स का एंजाइटी लेवल भी आमतौर पर कम होगा। ये अथर अली सांगी साहब का क्वेश्चन है कि कंडीशन टू मेक फिट्स इन चिल्ड्रन विद प्रॉपर सोल्यूशन टू कंट्रोल विदाउट ब्रेन डैमेज। अब यहाँ पे फिट्स के बारे में जैसे मैंने पहले बताया कि जो फिट्स है ये आमतौर पे ज़रूरी नहीं होता कि ब्रेन डैमेज की वजह से। आमतौर पे ब्रेन डैमेज के अलावा भी बच्चे के अंदर जो है किसी माइनर ब्रेन की पैथोलॉजी की वजह से, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर की एब्नॉर्मलिटी की वजह से या न्यूरोट्रांसमीटर की कमी की वजह से भी आमतौर पे फिट्स पड़ सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं होता कि उसके अंदर मेजर अगर ट्रॉमा है तभी उसका फिट्स पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये है कि आमतौर पे बच्चे के अंदर जब फिट्स होते हैं वो आमतौर पे प्रॉपर जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं उनकी प्रॉपर यूज़ से जो है इसको आप ठीक कर सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप जो एपिलेप्सी का जो ट्रीटमेंट है उसका जो एक आमतौर पे प्रोटोकॉल है उसमें कोशिश की जाए कि आप जो ट्रीटमेंट कराएं वो एक ही डॉक्टर से कराएं, और आमतौर पे उसी से आप ट्रीटमेंट लें, अनलेस बच्चा जो है वो उसके फिट्स अगर बहुत ज़्यादा वर्स होते हैं तो तब आप फिजिशियन चेंज करें। लेकिन अगर उसकी फ्रीक्वेंसी में अगर थोड़ा बहुत अगर कमी बेशी हो रही है तो आप बार बार फिजिशियन चेंज ना करें, क्योंकि फिजिशियन चेंज करने से जो है आमतौर पे फिट्स के कंट्रोल में मज़ीद प्रॉब्लम पैदा होता है कि हर फिजिशियन ने जो अपने हिसाब से उसको ट्रीट करना होता है। एक तो ये होता है कि सिंगल फिजिशियन होना चाहिए। दूसरा रूल ऑफ थंब ये है कि इसमें आमतौर पे कोशिश ये की जाए कि सिंगल ड्रग से आमतौर पे ट्रीट करें। ये फिजिशियन का काम है कि उसको सिंगल ड्रग से ट्रीट करें। अगर सिंगल ड्रग से ट्रीट नहीं हो रहा तब अल्टीमेटली उनको दूसरी ड्रग की तरफ आमतौर पे
लेके आना चाहिए। अब यहाँ पे ये है कि जब आप इन बच्चों को डील करते हैं, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि एक फैमिली सेंटर्ड अप्रोच होती है और चाइल्ड सेंटर होती है। और चाइल्ड सेंटर में फिर ये है कि बच्चे के अंदर जो एबिलिटीज़ हैं उसको आपने देखना होता है। बच्चे का फोकस होता है कि इसके अंदर जो एबिलिटीज़ है उसको इम्प्रूव करना होता है, और जो उनके अंदर डेफिशिएंसीज है जो बच्चा नहीं कर पा रहा तो उन पर फोकस करके उनको प्रॉपर तरीके से उनको इंटरवीन करना होता है। और ये काम जो है एक स्पेशल एजुकेटर जो है इस पर बेहतर तरीके से काम कर सकता है, एक साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को प्रॉपर तरीके से देख सकता है। तो उस लिहाज से ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप बच्चे के अंदर जो है ना वो प्रॉपर एजुकेशन प्लेसमेंट रखें, जहाँ पे वो जो भी अप्रोच होगी वो बच्चे की, हर बच्चा, मैं एक बता दूँ, हर बच्चा एक यूनिक होता है, उसकी अपनी पैथोलॉजी यूनिक होती है, उसकी अपनी कंडीशन यूनिक होती है, उसकी सिम्टम यूनिक होती है। और जब उसकी सिम्टम्स या उसकी पैथोलॉजी यूनिक होगी तो अल्टीमेटली जो उसका ट्रीटमेंट होगा वो यूनिक होगा। तो सेम फार्मूला सब बच्चों पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। हर बच्चे की जो थेरेपी की नीड्स होती हैं वो उसके करंट स्टेटस या उसके असेसमेंट या उसकी एबिलिटीज़ या उसकी इनएबिलिटीज़ के मुताबिक होती है। तो उस लिहाज से जो है बच्चों का जो स्पेशल एजुकेटर होता है वो इंडिविजुअलाइज असेसमेंट प्लान जो होता है वो बनता है, और हर बच्चे की नीड्स और रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको इनकॉर्पोरेट आमतौर पे किया जाता है। अब इन बच्चों में आमतौर पे जो बात आती है कि इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, तो आमतौर पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो वेरिएबल होती है, वो आमतौर पे डिपेंड करती है कि उनमें उसका डेफिसिट का लेवल क्या है। अगर उसका डेफिसिट का लेवल अगर ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली जो है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी। आमतौर पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में जो फैक्टर आमतौर पे जो इन्वॉल्व होते हैं जो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम करते हैं, उसमें स्वाल्विंग का प्रॉब्लम है, उसमें रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस हैं, उसमें कुछ कार्डिक एनोमलीज हैं। जो कार्डिक एनोमलीज होती हैं ये आमतौर पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे इसका बड़ा इफेक्ट होता है। और बच्चे को कुछ सेरेब्रल पैल्सी के साथ कोई एसोसिएटेड कार्डिक प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट कराएं। अगर उसको स्वालिंग का प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉपर तरीके से उसको एक तरह की ट्रेनिंग दीजिए ताकि वो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर सके। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर उसकी सॉल्विंग प्रॉपर नहीं होगी तो जो डाइट या फूड जो उसको दी जाएगी तो वो बजाय उसके बाजार की नाली में जाने के उसकी सांस की नाली में चली जाएगी, जिससे उसके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या केमिकल न्यूमोनाइटिस की कंडीशन पैदा हो सकती है, जो कि आमतौर पर लाइफ थ्रेटनिंग होती है। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उम्र में आमतौर पे फिजियोथेरेपी स्टार्ट की जाए। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि जो स्पेशल बच्चों में आमतौर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो होती है अर्ली इंटरवेंशन। और अर्ली इंटरवेंशन का मतलब होता है कि जो मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है उससे आपने जो उसका ट्रीटमेंट है वो आमतौर पे 3 साल की उम्र या 3 साल की उम्र से पहले आपको स्टार्ट करना होता है। और जितनी जल्दी आप इसको ये स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी उसका आउटकम उसका आमतौर पर बेहतर आता है। अगर फिजियोथेरेपी में देर होगी तो बच्चे के अंदर जो, जैसे मैंने पहले बताया कि इसके अंदर मोटर डिसेबिलिटी के चांसेस आमतौर पे ज़्यादा होते हैं। तो मोटर डिसेबिलिटी की वजह से उसकी जॉइंट की मोबिलिटी कम होने के चांसेस होते हैं, उसके मसल के स्टिफनेस होने के चांसेस होते हैं, और उसके मसल जो होते हैं उसकी वजह से जो उसके जॉइंट होते हैं, जॉइंट जिसके अंदर स्टिफनेस आ जाती है जिसे हम कॉन्ट्रैक्चर्स कहते हैं। तो जॉइंट में कॉन्ट्रैक्चर्स आमतौर पे बन जाते हैं, मसल के अंदर स्टिफनेस होती है, मसल के अंदर इंजरी के चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद में जो है इसके अंदर फुट डिफॉर्मिटी होने के चांसेस होते हैं। तो आमतौर पे अर्ली इंटरवेंशन यही है कि उसको 3 साल की अगर उम्र से अगर आप पहले फिजियोथेरेपी शुरू करा देंगे, उसकी ऑक्यूपेशन थेरेपी शुरू करा देंगे तो उसका आउटकम ज़्यादा बेहतर आएगा। क्योंकि अगर 3 साल की उम्र में अगर आपने बच्चे को किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन या पीडियाट्रिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा दिया और उसकी प्रॉपर वे में किसी साइकोलॉजी इंस्टीट्यूट से आप उसकी असेसमेंट करा लें तो उसकी नीड और रिक्वायरमेंट का आपको अंदाज़ा हो जाता है। फिर आप उसको प्रॉपर तरीके से उसकी नीड और रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है उसको फिर उसका प्लान बनाते हैं। उस लिहाज से जो है अगर आपने अर्ली इंटरवेंशन अगर आप करेंगे तो उसका आउटकम अच्छा होता है। और अगर
अगर आप उसको प्रॉपर वे में फिजियोथेरेपी अर्ली एज से नहीं कराएंगे जॉइंट कंट्रक्चर हो जाएंगे। फिर उसके बाद उसके लिए आमतौर पर जॉइंट कंट्रक्चर इतने ज़्यादा होते हैं कि फिर वो डिफरेंट जो है सर्जिकल प्रोसीजर्स की तरफ जाना पड़ता है, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन से करते हैं। और उनके बाद भी जो है वो भी उसका पूरा क्योर नहीं है। ऑर्थोपेडिक सर्जन उसका ऑपरेट कर देगा, उसके टेंडन की सर्जरी जो है वो कर देगा, लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद दोबारा फिर आपको फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी। तो फिजियोथेरेपी अगर नहीं कराएंगे तो जो आपने जो जो उसकी ऑर्थोपेडिक सर्जरी जो उसकी कराई है, जो उसकी टेंडन की जो आपने सर्जरी कराई है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप उसको प्रॉपर वे में फिजियोथेरेपी की तरफ नहीं लेकर जाएंगे। तो उस लिहाज से जो एज का जिक्र किया गया, तो जितना अर्ली हो जाएगा, जैसे मैंने कहा अगर 3 साल की उम्र में अगर आप करा लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बाद बच्चों में जो है वो जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि ये बीमारी एक तरह की जो है वो एक नॉन प्रोग्रेसिव है और ये स्टैटिक कंडीशन होती है। तो उसमें ये होता है कि नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि ये कंडीशन आमतौर पर डिटोरिएट नहीं होती, लेकिन ओवर द टाइम देखा गया है कि बच्चों के अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी लेवल इनका बढ़ जाता है। जैसे बच्चा अगर पहले एक माइल्ड में था तो उसकी अगर प्रॉपर अर्ली इंटरवेंशन नहीं अगर हुई तो वो फिर अल्टीमेटली मॉडरेट का कैटेगरी में चला जाएगा। और अगर वो मॉडरेट था, अर्ली इंटरवेंशन नहीं हुई, स्पीच थेरापी नहीं हुई, फिजियोथेरापी नहीं हुई, ऑक्यूपेशनल थेरापी नहीं हुई, या आपने उसको प्रॉपर तरीके से ड्रग्स नहीं दी जिससे उसके मसल रिलैक्स हो सके, तो अल्टीमेटली वो सीवियर फॉर्म में चला जाएगा। और सीवियर फॉर्म में जाएगा तो फिर अल्टीमेटली वो बेड-रिडन हो जाएगा, और बेड-रिडन हो जाएगा तो उसके साथ डिफरेंट तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जिसमें बेड सोर्स हैं, जिसमें GIT के इशूज़ हैं, जिसमें फीडिंग के इशूज़ होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो है ना इशूज़ उसके अंदर पैदा होते हैं। तो अर्ली इंटरवेंशन और का जो है अप्लाई करना ज़रूरी होता है। और फिजियोथेरापी अगर 3 साल की उम्र में से पहले अगर आप शुरू करा दें तो उसका आउटकम अच्छा होता है। और अगर 3 साल की उम्र में नहीं कराया तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर अगर डिसेबिलिटी लेवल अगर बढ़ रहा है तो फिर किसी भी उम्र में उसकी नीड और रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। अगर एक बच्चा 3 साल की उम्र में उसकी मोबिलिटी अच्छी थी, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसके मसल्स जो है वो श्रिंक होना शुरू हो गए, उनके अंदर एट्रॉफी आ गई। तो मसल श्रिंक होने की वजह से, मसल वेस्टिंग की वजह से उनके मसल के अंदर प्रॉपर स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा जो पहले उसने मोटर माइलस्टोन जो अचीव किए थे उसके वो माइलस्टोन जो है लॉस हो जाते हैं। तो फिर अल्टीमेटली आपको फिजियोथेरापी शुरू करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपने डे 1 से ही बच्चे की प्रॉपर वे में फिजियोथेरापी शुरू कराई हुई है तो अल्टीमेटली फिर उसका चांसेस यही हैं कि वो उसकी डिसेबिलिटी लेवल जो है वाइड से मॉडरेट नहीं होगा और मॉडरेट से सीवियर नहीं होगा। ज़्यादा एज इसके लिए कोई ख़ास एज नहीं है। जो जिस वक्त भी बच्चे को जो भी प्रॉब्लम है तो फिजियोथेरापिस्ट प्रोफेशनल तरीके से आपको डील करके बताएगा कि आप उसने किस तरीके से आपने उसकी फ़िज़िकल थेरापी और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज उसको प्रोवाइड करनी है। उसके बाद जो है ये यहाँ पे क्वेश्चन आया कि साइजा नाज कैन वी हैव एक्सेस टू योर वीडियोस। जी बिल्कुल, ये हमारे जो इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी की जो वेबसाइट है, यहाँ पे ना सिर्फ मेरी प्रीवियस लेक्चर्स हैं जो उसकी वीडियोस अवेलेबल हैं, हमारे जितने भी ऑनरेबल मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के मेंबर्स हैं जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर उस्मान अली के अंडर ये सारा का सारा प्रोग्राम हो रहा है। तो उनके अंदर जितनी भी टीम है वो सब की जो है वीडियोस जो है ICP की वेबसाइट पे मौजूद है, जो कि जिस लिंक से भी आप ऑनलाइन हुए तो आपको ये वीडियोस जब आप चाहें वहाँ से आप उनको ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके साथ किसी तरह के भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो अपनी क्वायरीज आप वो डाल सकते हैं। और इवन जो हमारे ऑनरेबल ऑडियंस हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो भी अगर किसी ख़ास टॉपिक पे या किसी ख़ास एरिया पे अगर वो हमारे जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के अगर वो एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट अगर राय चाहते हैं तो वो उस पर प्लेस करते तो हम उसको प्रॉपर तरीके से जो हमारी टीम है मैडम उस्मा अली की सुपरविज़न में उसको देख के हम आपको उस जो टॉपिक आप कहेंगे हम उस पर भी बात कर देंगे। जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किए जाते हैं वो हम पेशेंट्स के नीड्स के लिए होते हैं। तो अगर आपकी तरफ से अगर कोई हमें फीडबैक आएगा तो पॉजिटिव फीडबैक आएगा तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं।
अब यहाँ पे जो है जो स्पेशल एजुकेशन की बात हो रही थी, तो स्पेशल एजुकेटर का जो रोल होता है वो बहुत ही क्रूशल होता है इन केस ऑफ एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। और इनको बच्चों को जो है ना हमें प्रॉपर तरीके से जो है प्रॉपर टीचिंग इंस्टीट्यूशन में इनको प्लेस करना चाहिए। तो जब प्रॉपर वे में स्पेशल एजुकेशन में इनको प्लेस करके हम इनकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। यहाँ ये मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि स्पेशल बच्चों में या सिकी चाइल्ड में हमें बच्चे की डिसेबिलिटी को तो फोकस करना ही होता है, लेकिन हमें उसकी एबिलिटीज़ को भी देखना होता है। उनको एबिलिटीज़ को देखने का तरीकाकार ये है कि जो बच्चा जिस तरीके से जो एक्टिविटीज़ कर सकता है उसको इनकरेज करें ताकि उसके अंदर वो बेहतरी आ सके। इसीलिए आमतौर पर स्पेशल बच्चों के बारे में कहा जाता है कि दे आर नॉट डिसेबल्ड, दे आर डिफरेंटली एबल। तो उस लिहाज से जो है इनको डिफरेंटली एबल की वजह से जो इनकी एबिलिटीज़ हैं उनको हमने एड्रेस करना होता है ताकि उनको प्रॉपर वे में उनको एड्रेस करके हम उनको एक मेन स्ट्रीमिंग में लेकर आएँ ताकि हम वो प्रॉपर वे में जो है वो उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दें। तो वोकेशनल ट्रेनिंग का मैंने यहाँ जिक्र इसलिए किया कि ये स्पेशल बच्चों को आमतौर पे आपने देखा होगा कि इन जगहों पे स्पेशल बच्चों की जो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये स्पेशल बच्चे डिफरेंट तरह की हैंडीक्राफ्ट्स की मेकिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट तरह की पेंटिंग बनाने में भी आमतौर पे इन्वॉल्व होते हैं, और डिफरेंट तरह के जो फ्लाइंग है या जो गारमेंट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी आमतौर पे ये इन्वॉल्व होते हैं। और अराउंड दी वर्ल्ड जो है स्पेशल जो पीपल होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं, इनका जॉब में भी एक प्रॉपर वे में कोटा होता है ताकि जो बच्चे जो है प्रॉपर वे में एजुकेशन हासिल करते हैं उनकी अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक उनको प्रॉपर तरीके से जॉब प्लेसमेंट भी आमतौर पर दी जाती है। तो ये मैंने जैसे कहा कि ये डिफरेंटली एबल है, तो इसलिए फिर इनको प्रॉपर वे में आप इनकी हम एजुकेशन प्लेसमेंट अगर हम करेंगे तो इनके अंदर आमतौर पे डिसेबिलिटी लेवल आमतौर पे कम होगा, और डिसेबिलिटी लेवल कम होने की वजह से हम इन्हें एक प्रॉपर वे में ऑप्टिमम तरीके से इनकी जो एबिलिटीज़ है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ये बच्चों के अंदर जो है आमतौर पे कुछ टाइम पे ये होता है कि इनके अंदर एक एग्रेशन आता है, और एग्रेशन की वजह आमतौर पे होता है कि ये आमतौर पे खुद से चूँकि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, बोल नहीं पा रहे होते, लेकिन इनका जो हियरिंग होती है वो आमतौर पे नॉर्मल होती है, जो इनकी विजन होती है वो आमतौर पे तकरीबन एप्रोप्रिएट होती है। तो आमतौर पे जो भी आप घर पे जो कन्वर्सेशन जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं, जो बातचीत कर रहे होते हैं, कि अपनी एक तरह की जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज होती हैं, तो ये हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। जब ये अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉपर वे में, तो जब इनको किसी तरीके से इग्नोर किया जाता है तो ये बच्चे फिर ये रिएक्ट करते हैं। तो इसके लिए एक मैसेज है मेरी तरफ से जो मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा भी है कि जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने अगर एक उनके घर पे स्पेशल बच्चा है तो उसके सामने ये बोलेंगे कि आज हमें शादी पे जाना है, आज हमें पार्क पे जाना है, आज हमें किसी गैदरिंग में जाना है, तो इसको लेकर नहीं जाएंगे, जो बच्चा है इसको लेकर नहीं जाएंगे, ये वहाँ जाके तंग करेगा, ये प्रॉब्लम होगा, उसको हम किस तरीके से लेकर जाएँ। तो एटलीस्ट बच्चे के सामने आप ये बात ना करें कि अपने आपको किस तरीके से लेके जाना है, उसको करके आपने जाना है, तो उस बच्चे के इलम में नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे के इलम में होगा तो फिर वो एट द टाइम वो रिएक्ट करेगा, उसके अंदर एक एग्रेशन आएगा। इन बच्चों को जहाँ तक हो सके आप एक मेन स्ट्रीमिंग में ले जाने का एक ये भी कंपोनेंट है कि अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं, किसी गैदरिंग में जा रहे हैं, तो अपने बच्चे को आप साथ लेके जाएँ, इसको व्हील चेयर में ले जाएँ। अगर आपके पास व्हील चेयर नहीं है, व्हील चेयर अफोर्ड नहीं कर सकते, इसको प्रॉपर वे में आप किसी तरह से हैंडल करके, किस तरह से कैरी करके इसको ले जाएँ। और इनको जितना भी आप सोशलाइज रखेंगे, जितना ये इन्वायरमेंट से में ये जाएंगे नई इन्वायरमेंट में, तो ये इन्वायरमेंट से जितना भी अट्रैक्ट होंगे, उतना इनकी जो मेंटल वेलबींग है, जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है, उस पर पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तो जहाँ तक भी हो सके इनको आप अपनी जो सोशल लाइफ है, जो सोशल गैदरिंग है, उसमें इनको अपने साथ रखें और इनको कभी भी आइसोलेट या एलिनेट ना करें, इनको सेग्रीगेट ना करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इनको प्रॉपर वे में जो है इनकी जो प्रॉपर वे में जो है इनकी एक सोशलाइजेशन है उसको रखें,
ताकि प्रॉपर वे में सोशलाइजेशन रखने से इनकी जो इनके अंदर जो एक एनर्जी लेवल इनके अंदर बढ़ेगा, इनका एंगर लेवल इनके अंदर कम होगा, इनकी फ्रस्ट्रेशन कम होगी। ये सारा था आज की सेरेब्रल पैल्सी के बारे में। फ्यूचर में इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन आप प्लेस करना चाहें तो हमारे ICP की वेबसाइट पर डाल दें। और आप सब लोगों की तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।